जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त, ज़बरदस्त और अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो चलिए तो दोस्तों, ज़्यादा तो ना सही, कम ही कम, थोड़ा-थोड़ा ही बीएसएससी सीजीएल का भी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज करते हैं एडिटोरिया वॉल्यूम 5। एडिटोरिया वॉल्यूम 5 की हम बात करें तो आज करने जा रहे हैं। और साथियों कहना चाहेंगे कि जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो उस टेलीग्राम के जाके ज्वाइन कीजिए। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप फुल डिस्कस के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज भी साथ साथ कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात करें, आप जितने मजबूत बनोगे, आप जितने मजबूत बनते जाओगे, ज़िंदगी उतना ही आसान होती जाएगी, ज़िंदगी उतना ही आसान होती जाएगी। तो इसी के साथ चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं 49, क्योंकि 49 से पहले हम बात करते हैं दोस्तों मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। हमने पहले ही बोल दिया है कि मैथ रीजनिंग अगर आपको सॉल्यूशन के चाहिए, विद सॉल्यूशन चाहिए, तो वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और रीजनिंग और मैथ का स्पेशल क्लास हम लाने का प्रयास करेंगे। या तो आप टेलीग्राम में जाकर फुल डिस्कस के साथ वहाँ पे आंसर दिया हुआ है, वहाँ से जाके भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड का जो सीमांत वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। किस पर? तरल की ऊंचाई पर। बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग निम्न में से किस से होकर नहीं गुजर सकती है? अनुदैर्ध्य तरंग निम्न में से किस से होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। अब बात करते हैं एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो वस्तु का प्रतिबिंब की हम बात करें वक्रता केंद्र पर बनेंगे। अगर अब एक अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की देखना चाहते हैं तो उसी का जो वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब बात करते हैं परासव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। परासव्य तरंगियाँ वे ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति की हम बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, क्योंकि ये मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। अगर मनुष्य की श्रव्य क्षमता की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि, इस बीच तक की ध्वनि, यानी कि इनके बीच की ध्वनि मनुष्य सुन सकते हैं। और ये सारी ध्वनि जो हम बात करें, कुत्ता जैसे बिल्ली, चमगादड़ आदि, ये ध्वनि 20,000 से हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि सुनते हैं। और मनुष्य की इतना क्षमता ही नहीं है जो कि इससे ज़्यादा ध्वनि सुन सकते हैं। अब वही बात करें निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो बात करते हैं कौन नहीं सुमेलित है। तो बात करते हैं गति विषयक नियम। गति विषयक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। बिल्कुल सही है। सापेक्षता के सिद्धांत की बात करें तो आइंस्टीन ने दिया था। वहीं बात करें तो विद्युत आकर्षण नियम की बात करें तो ये ओम ने नहीं दिया था, बल्कि कूलॉम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कूलॉम के द्वारा। ये गलत है। अब बात करते हैं लॉगरिथम नियम किसने दिया था? जॉन नेपियर के द्वारा ये दिया गया था। यानी कि बात करें तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के बराबर होती है? किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के बराबर होती है? तो बात करते हैं यह केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसके? केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब बात करते हैं एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे संसंजक बल कहते हैं। अगर अलग अलग पदार्थ के बीच जो बल कार्य करते हैं, अगर पूछे अलग अलग पदार्थों के बीच जो बल कार्य करता है उसे असंजक बल कहते हैं। बात करते हैं डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है? डॉपलर प्रभाव की बात करें यह किसके लिए लागू होता है? सापेक्ष गति के लिए लागू होता है। किसके लिए? सापेक्ष गति के लिए। निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष की हम बात करें तो अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह गुजरात राज्य के लिए विधेयक पारित किया है। बात करते हैं अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल की हम बात करते हैं विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं विश्व का वह पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। तो एक कानून पारित किया गया है स्कॉटलैंड देश के द्वारा यह कानून पारित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज
किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गया है। स्वनिधि योजना की हम बात करें तो यह रेहड़ी पटरी वालों के लिए विक्रेता, जो रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता जो फुटपाथ पे होते हैं उसके लिए यह स्वनिधि योजना स्टार्ट किया गया है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौते में शामिल नहीं है। तो RCEP समझौते में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो बात करते हैं तो अपना भारत जो है इसमें शामिल नहीं है, अपना देश भारत इसमें शामिल नहीं है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है, तो अंडोरा जो है 190वां सदस्य देश बना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय या थीम क्या था। तो 2022 की थीम की बात करते हैं बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ इसका 2022 का थीम है। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी में बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है, तो इन्हीं 101 रुपये का कन्यादान ऐसे याद रख सकते हैं। 101 रुपये का कन्यादान यानी कि 101वां स्थान पे भारत है। अब बात करते हैं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक 1% वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक 1% वृद्धि की हम बात करें तो यह कैमूर जिले में दर्ज की गई। किसमें दर्ज की गई, अगर वही बात करते दूसरे और तीसरे की बात करें तो दूसरे और तीसरे की बात करें तो जमुई और तीसरे की बात करें तो नवादा, तीसरे नंबर पर नवादा है। अब बात करते हैं वन रिपोर्ट यानी कि 67 की बात करें तो हाल ही में कौन सा देश SCO का 90वां देश बना है, यानी कि 90वां सदस्य देश बना है। तो कौन सा देश बना है, तो ईरान जो है 90वां देश बना है। और इसी देश में हाल ही में जो है SCO का बैठक हुआ था। अगर SCO की हम बात करें तो 2001 में इसका स्थापना हुआ था। कब, 2001 में। और भारत भी इसका मेंबर सदस्य देश है, यानी कि मेंबर कंट्री है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC अमेरिका के शहर में स्थित है। अब बात करते हैं भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है। किस ऊतक को चालन ऊतक भी कहा जाता है, तो जाइलम ऊतक को चालन ऊतक भी कहा जाता है। बात करते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। बात करते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, डी ब्रिज, हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। विकास का सिद्धांत की बात करें चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो बीडर और टेटम के द्वारा दिया गया था। यानी सब बात करते हैं इसका आंसर की तो सभी की सभी सही है। और दोस्तों आपको कोई सुझाव अगर देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर कर जरूर सुझाव दें। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है, यानी कि एक कोशिका का बना होता है। अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम। यानी कैंसर की बात करें सभी के सभी एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक कोशिका का बना जीव है। अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम तीनों याद रखिएगा। शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है तो आप सभी जानते ही हैं कि किसमें परिवर्तित किया जाता है, तो यकृत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है। अपेंडिक्स का मुख्य कार्य की बात करें तो कोई कार्य नहीं होता है। किसका, इसका कोई कार्य ही नहीं होता है। अब बात करते हैं यदि माता का रुधिर O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB हो तो संतान का रुधिर वर्ग कौन सा होगा। तो संतान की रुधिर की हम वर्ग की हम बात करें तो A एवं B, यानी कि A रुधिर वर्ग या B ये दो में से कोई हो सकता है, यानी कि A इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस रोग की विकृति के लिए बिडाल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, बिडाल टेस्ट किया जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं किस रोग में बिडाल टेस्ट किया जाता है, तो ये टाइफाइड के रोग में बिडाल टेस्ट किया जाता है। अब वही बात करते हैं अगर कैंसर का पूछे तो कैंसर में ऑन्कोलॉजी का अध्ययन कैंसर कहलाता है, याद रखिएगा। पादपों में मूल रोम द्वारा जल
जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो पादपों में मूल रोम द्वारा जिस पद्धति द्वारा जल अवशोषित किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे प्रासरण कहते हैं। किस क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो क्यों भिन्न है? क्योंकि मध्यपट के कारण ये भिन्न होते हैं। किसके कारण? मध्यपट के कारण। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व हैं। अस्थियों और दांतों की बात करें तो मजबूत रासायनिक तत्व कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट। अब बात करते हैं निम्न में से कौन समन्यूट्रॉनिक समूह है। क्यों निम्न में से कौन समन्यूट्रॉनिक समूह की बात करते हैं? तो ये डी नंबर समन्यूट्रॉनिक समूह है। अब बात करते हैं क्रायोलाइट में से किसका अयस्क है। क्रायोलाइट की हम बात करते हैं, अल्मीनियम का अयस्क है। किसका? अल्मीनियम का अयस्क है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो हवा में फीका हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पड़ता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार की बात करते हैं 20 होता है। अब वही बात करते हैं कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम की बात करते हैं नीलाथ होता है, इसका अन्य नाम होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो विस्फोटक की बात करें तो यह कौन सा नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। क्या? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। और पोटेशियम क्लोरेट विस्फोटक है, TNG विस्फोटक है, TNT ये सब विस्फोटक है। और इसकी बात करते हैं ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ये विस्फोटक नहीं है। अब बात करते हैं खुले खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो लैक्टिक अम्ल के कारण यह खट्टा हो जाता है। अगर ये भी पूछे जाते हैं ऐसे कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार की सबसे बड़ा हम बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हम बात करते हैं तो अफ्रीका हो जाता है। अगर क्रम वाइज पूछे आपको कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो एक नंबर हम बात करें तो एशिया सबसे बड़ा है। और दूसरा नंबर की हम बात करें तो अफ्रीका सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं तीसरा की, तो उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका की बात करें तो तीसरा है। और चौथा की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका है। और पांचवा की बात करें तो यूरोप हो जाता है। और यूरोप नहीं, ये यूरोप नहीं होता, ये अंटार्कटिका हो जाता है, अंटार्कटिका। और उसके बाद छठा की हम बात करें तो यूरोप होता है, याद रखिएगा। ये नंबरिंग वाइज हम लिखा रहे हैं, आराम से याद करें। और सातवां सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो यह किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो यह बलित पर्वत में पाया जाता है। किसमें? बलित पर्वत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। अब बात करते हैं हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर की हम बात करें तो बाब अल मंदब की संधि जोड़ती है। कौन सी? बाब अल मंदब की संधि। अब बात करते हैं पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसको बात करते हैं, VVI क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो यह तमिलनाडु में स्थित है। और बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है। सर्वाधिक वर्षा की बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। और वहीं बात करते हैं कि लौटती हुई मानसून के कारण, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा कहाँ होती है। तमिलनाडु के तट पर लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा होती है। अब बात करते हैं, और कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ पे होती है। तमिलनाडु के तट पर जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो रबर उत्पादक की बात करें तो हम केरल है, केरल सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है, भारत का राज्य है। और कर्नाटक की बात करें तो कॉफी उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी कर्नाटक है। और चाय की हम बात करें तो चाय में सर्वाधिक उत्पादन असम का है, चाय में उत्पादन सबसे अधिक है। अब बात करते हैं और गेहूं और चावल के सबसे अधिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी की सहायक नदी की हम बात करें कौन सी नहीं है। तेल नदी की बात करते हैं, यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। किसकी सहायक नदी नहीं है?
ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तेल नदी, और यह किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। किसकी, महानदी की, याद रखिएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। अब बात करते हैं अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है, तो यह कथन की बात करें तो आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब, 1976 1976 में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। यानी कि जब भी विधेयक होता है कि लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद वह विधेयक बन जाता है। किसके, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह विधेयक यानी कानून बन जाता है। अब बात करते हैं राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। अगर राज्य सरकार का पूछे तो कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका राज्यपाल होता है। अगर वही पूछे भारत सरकार का कार्यकारी यानी कि संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक पूछे तो प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख पूछे तो प्रधानमंत्री, और भारत का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक अध्यक्ष पूछे तो राष्ट्रपति, और राज्य स्तर पर पूछे तो राज्यपाल होता है। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो यह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अब आप कमेंट करके बताना है राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का महाभियोग है। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। अगर उसे 1/6 भाग, अगर वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होता है तो वह अपनी जमानत खो बैठता है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो 65 साल होता है। अगर वहीं पूछे आपको हाई कोर्ट का यानी कि SC की बात करें, हाई कोर्ट की, तो यह 62 साल होता है। और SC की होता है 65 साल, और HC की बात करें तो हाईकोर्ट का 62 वर्ष होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो यह 170 अनुच्छेद में वर्णन है। किसमें, 170 में। बात करते हैं भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करें तो अप्सरा है, अप्सरा। और वहीं बात करें भारत के प्रथम आणविक परमाणु केंद्र की बात करें, प्रथम परमाणु केंद्र की स्थापना तारापुर में हुआ था। अब वही बात करें भारत के प्रथम सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपात की बात करें तो पृथ्वी है। क्या है, भारत का प्रथम प्रक्षेपात पृथ्वी है। अब बात करते हैं निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। तो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। और फ्रांस की बात करें तो यह फ्रांस का लिली है। जापान की हम बात करते तो गुलदादी है। क्या है, गुलदादी जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। और भारत की बात करें तो आप जान ही रहे हैं, अशोक स्तंभ यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत के राष्ट्रीय पशु की हम बात करें तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और विरासत पशु की बात करें तो भारत का विरासत पशु हाथी है। और डॉल्फिन की बात करें, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जिसे 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। कब, 2009 में, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेपाल के सांसद को किस नाम से जाना जाता है। नेपाल के सांसद की हम बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत के रूप में जाना जाता है। जैसे हम लोग सांसद बोलते हैं तो सांसद को, तो वे नेपाल के लोग राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। वहीं बांग्लादेश के संसद की हम बात करें तो ये जातीय संसद कहते हैं बांग्लादेश के संसद को। और नेशनल असेंबली की हम बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया जैसे देश और देश है जिसमें नेशनल असेंबली के रूप में पुकारा जाता है। अब बात करते हैं फेडरल असेंबली की हम बात करें तो यह स्विट्जरलैंड की संसद को फेडरल असेंबली के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मुख्यालय की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ, स्विट्जरलैंड
में से स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में हुआ था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है और स्थापना की बात करें 1919 में हुआ था। पर्यावरण मुख्यतः में से किससे बनता है? पर्यावरण की हम बात करते हैं जैविक घटक और जैविक घटक ऊर्जा संगठन, ये तीनों से मिलकर बनता है। किससे? तीनों से। अगर आंसर की बात करें डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप की हम बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका पूर्ण रूप है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अब बात करते हैं पर्यावरण उन्मूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रारंभ किया गया है? सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया इक्को मार्क। क्या है? इक्को मार्क को प्रारंभ किया गया है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र में से क्या है? विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो समुद्र है। अब बात करते हैं एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक साधारण समुद्री आहार का श्रृंखला सही क्रम क्या है? क्रस्टेशियाई हेरिंग डेटम, क्रस्टेशियाई हेरिंग डेटम एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला है। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। क्या है? अंग्रेजों का प्रभुसत्ता स्थापित करना इसका सहायक संधि का उद्देश्य था। अब बात करते हैं ब्रिटिश व्यवस्था में रेतवारी भूराजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो किस क्षेत्र की हम बात करें प्रचलित था यह? तो यह दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित था। किसमें? दक्षिणी क्षेत्र में। यह 1793 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था और कुल क्षेत्र का 51% भाग वसूला जाता था। कितना? 51% भाग। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कौन से थे? सर्वाधिक संख्या की हम बात करें तो यह कौन से था? तो यह अवध से सर्वाधिक संख्या में था। अब बात करते हैं देव समाज का संस्थापन निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज के संस्थापक की बात करें तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भीख मांगने वाली संस्था की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते की बात करें तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडकोपनिषद से। अब बात करते हैं हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी कहाँ स्थित है? चैत्यगिरी की बात करें तो यह स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत राज की राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी की युद्ध की बात करें 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था और पानीपत की द्वितीय युद्ध की बात करें 1556 में और पहला युद्ध की बात करें 1526 में और तीसरा युद्ध की हम बात करें 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो यह अकबर के द्वारा के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। किसके? अब अकबर के विरुद्ध। अब बात करते हैं नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख की बात करें तो कठोपनिषद में मिलता है। अब बात करते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ की हम बात करें तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। किससे? पूर्व आर्य काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चों महिलाओं और सैनिकों का सम्मान करें। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।